सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बिछी सियासी बिसात पर खेल जारी है, चालों पर चालें चली जा रही हैं और अपोजिशन की कोशिश है कि कोई ऐसी चाल चली जाए हुकूमत के सारे मोहरे पिट जाएं। और हुकूमत की ये कोशिश है कि अपोजिशन की एक ना चले। खेल इस वक्त क्लाइमैक्स पर आ गया है। बानी पीटीआई भी कारकुनान को सड़कों पर आने की कॉल देने वाले हैं और इस बार ये कहा जा रहा है कि ये फाइनल कॉल होगी। हुकूमत ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज अडयाला जेल में जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं, जिनमें उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, इनको पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पहले हिरासत में लिया और फिर उसके बाद में जब मुलाकात का वक्त खत्म हुआ तो छोड़ दिया गया। बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। वाज़ेह पैगाम भी दे दिया कि किसी किस्म का कोई लॉन्ग मार्च, एहतजाज या धरने के बारे में अगर सोचा तो उन्हें भी अडयाला जेल में अपने चेयरमैन के पड़ोसी बनाने का इम्कान है। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह भी एक न्यूज़ शो में पीटीआई को बिल्कुल खबरदार कर चुके हैं कि अगर उन्होंने सड़कों पर आने की कोशिश की तो सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती से निपटेंगी। इस सर्द मौसम में बढ़ता हुआ सियासी दर्जा हरारत कहाँ तक जाएगा और क्या एक बार फिर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा जो बमुश्किल डोलती झूलती मईशत है उसके लिए ख़तरा बनेगा। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खटक साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अडयाला जेल के बाहर आज जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनसे मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा वहाँ पर आए, रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया, छोड़ दिया गया, कुछ समझ नहीं आई मनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात कोट की है कि जब ये जलसों में ये ऐलानात करते हैं कि सर कफन पे बांध कर आ रहे हैं और पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे और इस किस्म की धमकी अमेज़ बयानात देंगे और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये होगा कि इन्होंने 9 मई के वाक़यात किए हों, इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई हो और जब भी कभी पुरअमन एहतजाज की बात की है, पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर इन्होंने हमेशा जो है माहौल को इंतशार की तरफ लेकर गए हैं। हाँ, पुरअमन एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक बनता है, लेकिन बशर्ते कि वो पुरअमन हो। जब 9 मई के वाक़यात हुए थे तो उस वक्त आपने ये भी सुना था कि इन्हीं के लोग ये भी कहते थे कि जब लोग कोर कमांडर हाउस की तरफ गए तो उनको सिक्योरिटी एजेंसीज किधर थी, उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। तो जाहिर है कि फिर जब ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि आप इंतशार की सियासत करेंगे, आप जलाओ घराओ की सियासत करेंगे, आप पाकिस्तान में लॉकडाउन की बात करेंगे, आप सर पे कफन बांधने की बात करेंगे, और तो फिर किस तरह इजाज़त दी जा सकती है कि आप इस्लामाबाद को चौक करें या शहरियों की ज़िंदगी को जीरन करें या उनकी ज़िंदगियां भी आप लोगों के हाथों से महफूज ना हो। और ख़ास तौर पर आप KPK के हुकूमती वसाइल के ऊपर सरकारी मुलाजमीन और हुकूमती मशीनरी और गाड़ियाँ और वो चीज़ें लेकर ऐसे लगे कि जैसे अब सियासी एहतजाज की बजाय हमला आवर हो रहे हैं। और इससे पहले इनका धरनों का रिकॉर्ड भी है। जब ये एम्पायर की उंगली की बात किया करते थे तो उस वक्त भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक, फिर उसके बाद PTV के ऊपर हमला, फिर हत्ता के 9 मई के वाक़यात में तो KPK का रेडियो स्टेशन जो था वो भी इन्होंने जलाया। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है फिर हुकूमत पाकिस्तान के शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना, शहरों की हिफाजत करना, उनको लॉकडाउन से महफूज रखना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और उसके लिए अगर वो कुछ करते हैं तो फिर जाहिर है इनके यही लीडरान हैं, यही इनके कायदीन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अली गौहर बलोच साहब कि आप लोग नहीं चाहते कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो रहनुमाओं की और किसी किस्म का कोई एहतजाज हो। बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है। देखिए, जब भी कभी इनकी मुलाकात होती है तो फिर एक इंतशार का सबक दिया जाता है और फिर पाकिस्तान में आग लगाने की बात की जाती है।
तो यही वजह रियासत की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर मुलाकातें तो इनकी पहले भी होती रही हैं, अब भी होती हैं और आइंदा भी होंगी, लेकिन उन मुलाकातों का अगर रिजल्ट ये निकले कि पाकिस्तान में आग किस तरह से लगानी है और पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर उसको इंतशार कैसे फैलाना है, तो मेरा ख्याल है कि फिर उसके ये हिफाजती मैयत भी हो सकते हैं कि ऐसी मुलाकातें ना करवाई जाएं कि जिनसे मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैले और कोई ये हो। और मुझे अच्छी तरह से ये भी याद है कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती थी, एक वक्त था कि उनकी मुलाकातें जब वो जेल में थे तो बंद कर दी गई और कहा यह गया कि जेल मैनुअल में है कि सिर्फ रिश्तेदार ही मिल सकते हैं। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, सब लोग उनके रिलेटिव, हत्ता के शहबाज शरीफ साहब का मतलब है जो आप लोगों के साथ हुआ सर, और बेटियां थी उन पर जो आप लोगों के साथ हुआ वही सब कुछ आप नहीं, लेकिन नहीं, मैं नहीं समझता कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है हम वो करें, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हमने भी 4 साल 4 साल जो है वो एहतजाज की सियासत की है, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज था। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में जलसे भी एहतजाज किए, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन उसके नतीजे में बाद में फिर जिंदगी जो है वो उसके नतीजे में टेबल भी टर्न हुई, सबने देखा, बिल्कुल कोई इंतशारी कार्रवाइयां नहीं की। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि इनको भी चाहिए कि ये अपना रिकॉर्ड ठीक करे, पाकिस्तान को जलाओ घराओ की सियासत की बजाय पुरअमन सियासत की तरफ लेकर आए, पुरअमन एहतजाज करे, और उसके लिए इनका गारंटर भी कोई नहीं है। मतलब है कि आप इनके ये वो मजाइल है कि जो कहीं भी फट सकते हैं और किसी तरह भी, चूंकि जब मकसद आपका सिर्फ मुल्क में बदअमनी फैलाना हो, जब मकसद आपका ये हो कि आप पाकिस्तान को श्रीलंका की मिसालें दे रहे हो, जब मकसद ये हो कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ा करे, पाकिस्तान की अवाम के लिए करे, तो फिर उसकी कोई ना कोई तो हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए ना। जो हिकमत अमली आपने तैयार की वो उसका आज थोड़ा बहुत हमें उसके असरात भी नजर आए। शायद खटक साहब, जो कुछ आज अडयाला में हुआ उससे बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, जैसे अली गौर बलोच साहब ने भी कहा, राना सनाउल्लाह साहब भी वाजे कर चुके हैं कि एहतजाज एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह आप लोग सर पे कफन बांधने की, मरने मारने की, हलफ लेने की, वापस ना आने की धमकियाँ देंगे तो उस पर तो हुकूमत नहीं चाहेगी कि मुल्क में अफरा तफरी हो। अच्छा, फिर दूसरा ये कि आज जो हुआ गिरफ्तारी के बाद में रिहाई, इससे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों को चेक करने की कोशिश की गई है, नब्ज़ पे हाथ रखने की कोशिश की गई है कि आप लोग इस पर रद्द-ए-अमल क्या देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पहली बात ये कि अली गौहर जो फरमा रहे हैं और बड़ी मीठी मीठी तरीके से, बड़े मीठी अंदाज में ये कौम के सामने अपना मुद्दा पेश कर रहे हैं। जी देखिए, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया 8 फरवरी को। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने एक लीडर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्ट किया, उसके ऊपर डाका डाला। 100 से ज्यादा हमारे कौमी असम्बली की नशिस्तें और पंजाब में हमारे 150 नशिस्तें, इन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, कोalition गवर्नमेंट बनी ना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बाद में मिले, पहले पीपल्स पार्टी से मिले, दीगर जमातों से, एमक्यूएम से मिले। जी उस तरफ आप नहीं आ रहे। जी देखिए, इन्होंने चोरी भी, ऊपर से सीना जोरी भी। जब हम बात करते हैं, जी मुझे कंप्लीट करने दे। नंबर सेकंड, इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान लीडरशिप सबको जेलों में डाला। नंबर थर्ड, इस मुल्क में आईन और कानून की जो पामाली हुई तारीख में नहीं हुआ। जी देखिए, सब चीजें मिला के इसके बाद अगर हम प्रोटेस्ट ना करें तो मुझे आप बताएं हम क्या करें फिर? ठीक, अच्छा, पहले तो मैं आप बिल्कुल प्रोटेस्ट आपका हक है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग ये कहते हैं कि सर पे कफन बांध देंगे, हल्फ लेंगे, वापस नहीं आएंगे, धरना देंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए तो हुकूमत नहीं चाहेगी ना कि जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान इकोनॉमी को किसने बर्बाद किया? मेरे मुल्क पाकिस्तान को लूटने वाले कौन है? यही चेहरे जिसको जिनको आप कोलिशन हुकूमत का नाम दे रहे हैं। 4.5 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, उसमें तो महंगाई, पाकिस्तान का महंगा तरीन दौर था। तो फिर ऐसा करते हैं कि उस पर प्रोग्राम रख लेते हैं या इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं कि हम मईशत किधर छोड़ के गए थे, हमारे दौर में कितने कर्जे लिए गए, कितने कर्जे वापस किए गए, इन्होंने कितने कर्ज लिए, इन्होंने कितने वापस किए, तो इसमें पूरा डिबेट कर लेंगे। क्या पाकिस्तान 30 सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि 30,000 अरब रुपए कर्जा इन दो हुकूमतों ने लिया, 45 तक तो आप लोग छोड़ के गए, कर्जा को कम तो नहीं हुआ। हमने वापस कितना किया था वो फिगर भी बताएं, हमने कितना वापस किया था इनके दौरे हुकूमत ने?
सर जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल थी, आम आदमी के हाथ से चीजें निकलती जा रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबने देखा। सर मैं खैर PMLN का हामी नहीं हूं, लेकिन जो फैक्ट है वो तो बताऊं ना। आज डॉलर की क्या है? हम डॉलर को सर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में, सर आप जिस पे छोड़ के गए थे, लेकिन जो आप लोगों को मिला था वो भी तो बताए ना। तो वो बताए ना, बताए, उस पर करें डिस्कस। सर रेमिटेंसेस क्या थी? ये कितने रेमिटेंसेस छोड़ के गए थे हमारे? हम जब छोटे चार रेमिटेंसेस की क्या जी देखिए, ये इन चीजों के पीछे नहीं चौंक सकते जी। देखिए इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, इन्होंने हमारे लीडर को जेल में डाला है, हमारे लीडरशिप को जेलों में डाला है, हमारे कारकुनान के ऊपर जुल्म किया है, हमारे सपोर्टर्स के ऊपर किया है, जाली FIRs किए गए, उनको 3 MPOs में 7 ETA में ऐसी चीजों में उठाया गया कि खटक साहब खता कालवे की माजरत चाहूंगा, यही मौके जब आप लोग हुकूमत में थे तो अपोजिशन का हुआ करता था। शहबाज शरीफ साहब ने भी जेल काटी, मरियम नवाज साहब ने भी जेल काटी, मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे। सर मैं तो 3 बड़े नाम गिनवा दिए ना मैंने आपको। शहबाज शरीफ साहब 10 बता दें, क्या मैं आपको 10-15 हजार गिनवा दूं? सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत राना सनाउल्लाह साहब, इस वक्त जो लोग हुकूमत में, ये इन सब ने आपके दौरे हुकूमत में जेल की सैर की है। सर हमने उन मकरू और मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आसिफ जरदारी साहब पर भी केसेस चलते रहे, फरियाद तालपुर साहिबा पर भी केसेस चलते रहे। सर ये सब हमारे सामने था। मुझे तो कंप्लीट करने देना, आपने सवाल पूछने, मुझे जवाब नहीं। आपने मुझसे पूछा था कि 10 नाम बताएं, तो 6-7 तो मैंने गिनवा दिए ना आपको। मैं यही आप सर्च कर रहा हूं। 10 नहीं पूरे कर सकते, गूगल भी कर दे तो भी नहीं पूरे कर सकते, क्योंकि हमने जिनको पकड़ा था वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड स्टोर थे। पनामा में उनके नाम आए, उन्होंने वो फ्लैट के जवाब ना दे सके। अगर ऐसा था तो सर फिर ये बरी क्यों हो गए? तो जी इन्होंने जो नेप ऑर्डिनेंस के जरिए ये रजीम चेंज में ये आने का मकसद क्या था? नेम ऑर्डिनेंस में सारे कानून चेंज करके अपने तमाम के तमाम चोरियां जो है। खटक साहब ऑर्डिनेंस चेंज होने के बाद सबसे पहली दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गई थी, उसी ऑर्डिनेंस से फायदा उठाने के हवाले से, और उसी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक जमात ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको चैलेंज किया था, उसका नाम तहरीक इंसाफ है। लेकिन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उस ऑर्डिनेंस से फायदा भी उठाया। चले बहरहाल ठीक है, आपका पॉइंट सामने आया कि हमने किया था, हमने तो चैलेंज किया था। काजी फाइज ईसा ने इमरान खान साहब को मौका ही नहीं दिया। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ, हम इसके खिलाफ गए तो काजी फाइज ईसा दे देता हमारे फेवर में वो फैसला, तो इमरान खान साहब चले ठीक है। ठीक खटक साहब आपका मौक़िफ़ आया कि एहतजाज करना हक है। ज़मीर घुमरू साहब की तरफ आते हैं। ज़मीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त हिरासत में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से यही मौक़िफ़ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, इसके हामी भी हैं। बिलावल साहब की भी कितनी इस पर तकरीरें हैं। तो लेकिन अब इस वक्त एक पार्टी के सरबरा जेल में हैं, उनकी क़यादत उनसे मिलना चाहती है, मिलने नहीं दिया जा रहा। आप लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब को जो सहूलियात हैं वो किसी लीडर को नहीं दी। पास्ट आप देख लें जो है वो मियां नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी साहब को, मैडम फरियाद तालपुर को ये क्या सहूलतें देते थे, और किस लीडर ने जो है वो जेल से तहरीक या जो है वो मूवमेंट चलाई है और उनको ऐसी सहूलतें फराहम की जा रही हैं कि वो जेल से जो है वो कॉल दे दे और मुल्क में जो है वो बंद हो जाए और शहर बंद हो जाएं और लोग आ जाएं सड़कों पर और वो इंतशार फैलाएं। मेरे ख्याल में ये तो किसी लीडर को जो है जेल के अंदर हक नहीं दिया गया जैसे इमरान खान को दिया जा रहा है। आपने देखा 5 स्टार का उसका मेन्यू है। हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट इज रेगुलेटेड बाय लॉ। वो जो आपका जो है स्पीच का राइट है, इट इज आल्सो रेगुलेटेड सब्जेक्ट टू लॉ। और आपका असेंबली का भी राइट इस तरह से है कि जो असेंबली के पीसफुल असेंबली के जो कवानीन हैं उनको आपका एहतराम करना है। तो अगर जो है वो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें पीटीआई का, तो वो हमेशा आते हैं और वो वायोलेट करते हैं उस लॉ को और वायोलेंस करते हैं। आपने तक्कीरें सुनी जो है वो सवावी के जलसे में, कौन सी तक्कीरें की? मुल्क सूबे का एक चीफ मिनिस्टर जहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अपने सूबे पर जो है वो तरक्की नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देता और हमेशा जो है वो आता है कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, मैं लाहौर आऊँगा, मैं ये करूँगा ये करूँगा। ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल जो नरेशन थी पीटीआई की, उनको ये था एक्सपेक्टेशन कि चीफ जस्टिस जो है वो इनका आएगा, या इनकी हमेशा एक्सपेक्टेशन यही होती है कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, चीफ जस्टिस आएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, डीजी एसआई होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा होगा, वरना अगर नहीं होगा तो फिर हम एहतजाज करेंगे। सियासत में ये तो नहीं होता है ना। सियासत में पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको आना पड़ता है
पॉलिटिकल प्रोसेस में पॉलिटिकल जदोजहद कर, ये तो कहते हैं, आज कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ था 90 में, 97 में, 2002 में। हमें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी। हमने क्या किया? हमने पॉलिटिकल प्रोसेस में जदोजहद की और हमारा पीसफुल जदोजहद रही। तो इनका जो गवर्नमेंट को जो एतराज है, पीसफुल प्रोटेस्ट पर एतराज नहीं है, गवर्नमेंट को ये एतराज है कि ये आकर वायलेंस करते हैं और दूसरे सूबे से एक दूसरे सूबे में लोग लाते हैं। भाई आप वहाँ ही एहतजाज कर लें, वो इनका राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो लाएं। लेकिन जिस तरीके से जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने जो कंडक्ट शो किया है, आप देखें, उनकी तकरीरें देखें, सब देखें, तो गवर्नमेंट तो जाहिर है लोगों की माल जान और का तहफ़्फ़ुज़ करना उसकी जिम्मेवारी है। तो ये जो भी है राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल है, राइट ऑफ असेंबली पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल है, लेकिन आपको इट इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ, उस लॉ के तहत अमल करना है और जो आपको जगह दी जाए वहाँ प्रोटेस्ट करना है। आपने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च देखा, आपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज का लॉन्ग मार्च देखा, तो उसमें देखा कि कोई गमला भी नहीं टूटा, पीसफुल था। ये जब आते हैं वायलेंस करते हैं तो जाहिर है गवर्नमेंट जो है अनव हो जाती है। लेकिन हम इनके पीसफुल प्रोटेस्ट का जो है वो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, 2-3 रिकॉर्ड जो उन्होंने आप लोगों से इजाजत देकर जलसे किए हैं उसमें तो वायलेंस जरा इस तरह का नहीं नजर आया, बल्कि उसमें तो उनको पहुंचने ही नहीं दिया गया। उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारी क़यादत पहुंची नहीं जलसागाह तक। उस सूरत हाल को अगर सामने देखें तो फिर तो वैसे भी हुकूमत का मौक़िफ़ भी यही है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की धरने की कॉल अभी दे देती है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? मेरे ख्याल में हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट के हक में हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, क्योंकि हमने भी किया है, हमने भी माजी में लॉन्ग मार्च किया था। लेकिन जो एप्रीहेंशंस हैं गवर्नमेंट को कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते और ये आते हैं तकरीब कार्य के लिए, ये वायलेंस करते हैं। और लास्ट टाइम भी आपने देखा इस्लामाबाद में क्या क्या हुआ था, इन्होंने वायलेंस किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो उससे गवर्नमेंट अनव हो जाती है। हाँ, गवर्नमेंट इनको जो है वो जगह मखसूस कर ले, वहाँ एहतजाज करने का राइट दे दे कि ये अगर आते हैं तो मेरे ख्याल में इनमें कोई जो है वो कोई एतराज़ नहीं होगा। और ये पाकिस्तान का लाभ यही है कि जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, लेकिन जो है वो आप अगर उसको लॉ को वायोलेट करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब, एक मौक़िफ़ हुकूमत का ये सामने आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा भी ये कहती रहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब कॉल में लोग नहीं आते हैं और जलसे जुलूसों में लोग नहीं आते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद मैं आपसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जलसों में लोगों ने आना बंद कर दिया है और अवामी हिमायत ख़त्म हो गई है, तो हुकूमत को आखिर खौफ किस बात का? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब, आपके लिए मैंने ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था कि हुकूमत तो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अगर ऐसा है, इनके जलसों में वाकई लोग नहीं आते, इनकी कॉल देने पर वाकई लोग बाहर नहीं निकलते हैं, मरीम नवाज़ साहबा बिल्कुल वाज़ेह कर चुकी हैं, मरीम औरंगज़ेब साहबा की स्टेटमेंट सबके सामने है, तो फिर आखिर आप लोगों को खौफ किस बात का है? मुलाकात करने दीजिए, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरना कर लेने दीजिए। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल मरियम नवाज साहबा ने ठीक कहा। इन्होंने पंजाब में प्रोटेस्ट अनाउंस किया और वहां पर भी ये KPK से काफिले लेकर आए और किस तरह से ट्रकों के शीशे तोड़ते रहे। वज़ीर आला खुद पाकिस्तान की तारीख में कभी इस किस्म के वाक़यात आपने देखे? और कितनी पब्लिक थी जो लाहौर में निकल कर आई। वैसे तो ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं और जाहिर है जो ये बताते हैं कि जनाब इनका मैंडेट छीना गया है। मुझे ये बताएं, हमने इनका मैंडेट क्या छीनना है? ये 2018 का इलेक्शन भूल गए हैं जो RTS सिस्टम बंद करके एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई गई और शब खून मारा गया PMLN के मैंडेट के ऊपर। इसके बावजूद कि इन्होंने बदतरीन धांधली की, फिर भी PMLN पंजाब असम्बली में एक अक्सरीती पार्टी थी, लेकिन फिर किस तरह से कुछ अरकान को डरा धमका के अपने साथ मिला के इन्होंने एक हुकूमत बनाई और उसके ऊपर बुज़दार को बिठाया, जिसके आज भी चर्चे हैं। और ख़ास तौर पर इनकी अपनी पार्टी के लोग भी कहते थे कि ये किस किस्म का बंदा बिठा दिया और पंजाब का बेड़ा गर्क किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जब भी आते हैं ये इंतशार की सियासत करने के लिए आते हैं। जब 9 मई के इन्होंने वाक़यात किए थे, शोदा के मुजस्मों को जब तोड़ा था, जब इन्होंने MM आलम के जहाज को आग लगा दी थी, जब कोर कमांडर हाउस को तोड़ दिया और जला दिया था, तो तब ये बाद में टॉक शोज में कहते थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज की इधर थी, उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं है। तो मकसद ये है कि इन इंतशारियों को रोकें तो भी इनको इतराज़ है, इनको इजाज़त दें तो भी इनको इतराज़ है, वरना फिर ये आग लगा देते हैं। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में इंतशार की सियासत का मुकम्मल खात्मा हो चुका है और ये चाहे जो मर्जी, आज भी
जहां कहीं भी जलसा हो, मुझे ये बताएं केपीके के सरकारी मुलाजमीन बेचारे कल वो रिहा हुए हैं जिनको ये जबरदस्ती लेकर आए थे और इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर हुए थे। केपीके की सरकारी गाड़ियां, केपीके की सरकारी सारी मशीनरी लेकर आए थे और क्रेन लेकर आए और 1122 की गाड़ियां, ये तो हमला आवर होते हैं। ये कौन सी सियासत है कि भाई आप सूबे के वसाइल को लेकर मुल्क के जो कैपिटल है उसके ऊपर आप हमला आवर हो जाएं। बाकी लोग किधर थे? इनके सिंध के किधर थी गई पीटीआई, इनकी पंजाब की पीटीआई किधर गई? सिर्फ हुकूमत है उसका फायदा उठाते हुए ये मतलब है कि सिर्फ हमला आवर होते हैं और डराते धमकाते हैं। तो जाहिर है कि आपका मौक़िफ़ सामने आया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि तरीक़ाकार इनका गलत है। मैं एक और मामले पर आपसे बात करना चाहूँगा, वो ये कि केपीके हुकूमत से बड़ा चैलेंज आप लोग करते हैं, पंजाब हुकूमत बड़ा चैलेंज करती है कि मवाजना करती है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें, पंजाब की देखें, लेकिन इस वक्त स्मोक पंजाब का रोग बन चुकी है। इसके ख़ात्मे के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो सब नाकाफ़ी हैं। आज भी जो नासा ने तस्वीर जारी की है, पहले दिल्ली को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था, आज तो उसमें तो दिल्ली की तरफ स्मोक है भी नहीं। दूसरा ये कि नाक़दीन ये भी कह रहे हैं कि इस अहम तरीन सिचुएशन पे जो इस वक्त पंजाब में स्पेशली लाहौर में चल रही है, उसको लेकर ना सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे में मौजूद हैं, वज़ीर माहौलियात भी सूबे में मौजूद नहीं है, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सर। देखिए बात ये है कि जब इनको अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इनके पास कुछ ना हो, हालात तो ये हैं कि केपीके के अंदर आज तक ये पेशावर को भी सेफ सिटी का दर्जा नहीं दे सके। इनके हालात ये है कि कोई फॉरेंसिक लैब तक ये केपीके में आज तक नहीं बना सके। ये इनके हालात वाक़यात। और बाकी केपीके को तो छोड़ें, ज़ाहिर है पंजाब एक मैदानी इलाका है और ये स्मोक का मसला सिर्फ इस साल का नहीं है, हर साल है। जिस तरह से कोरोना का पेंडेमिक था, इस तरह से जो स्मोक है वो इश्यूज हैं। जाहिर है कि धुआं है, दीगर चीज़ें हैं, इंडिया से भी आती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पंजाब के अंदर भी हैं। तो इस पर टाइम लगेगा। इन हालात के ऊपर जामे हिकमत अमली बनाई जा रही है। टाइम तो लगेगा सर, लेकिन ऐसे हालात के अंदर सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर माहौलियात ही सूबे में नहीं हो तो उस पर तो नाक़दीन को मौका मिलेगा ना सर? नहीं, बिल्कुल वो बेजा तनकीद करते हैं। आज वो दौर है कि हर जगह से बैठकर बिल्कुल हर जगह पर मीटिंग्स भी हो रही होती हैं, ऑन बोर्ड भी होते हैं सारे मामलात पे, और वो भी अपने इलाज के गरज से गई हैं। कुछ दिनों के बाद जाहिर है वो वज़ीर आला वापस आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको, चूँकि ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते, इसलिए दूसरों पे तनकीद करते हैं। अनकरीब चीफ जितनी मेहनत के साथ मरियम साहिबा कर रही हैं, और यही तो इनके लिए बड़ा चैलेंज है कि आप PMLN की हुकूमत फिर से डिलीवर कर रही है। जिस तरह से ये उसको खंडरात में तब्दील करके गए थे, जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बिठा कर गए थे। 2018 में महंगाई का फिगर क्या था? महंगाई सिंगल डिजिट में थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डिजिट में तो आ चुकी है, लेकिन उस वक्त मजीद कम थी महंगाई। जब ये गए तो इन्होंने उस वक्त अपनी हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए थे। ये भूल गए, इनका हाफजा कमजोर है। और वो कर्जे लेने के बाद इन्होंने कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में बता दें जो इन्होंने किया, और बाकी सारा ये हड़प कर गए थे। आज मरियम साहिबा तो दिन रात जो है वो पंजाब की तरक्की में मसरूफ, और शहबाज शरीफ साहब ये इत्तेहादी हुकूमत के साथ बेहतरीन डिलीवर कर रहे हैं। स्टॉक ठीक है, मौलवी साहब का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, स्मोक के हवाले से तो मौसम जवाब आपने भी नहीं दिया है। शायद खटक साहब की तरफ आएंगे। खटक साहब, गवर्नर KP कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हुकूमत गंडापुर साहब की है और दूसरी बुशरा बीबी की है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, पहली बात तो ये कि आप इस तरफ आए उससे पहले मैं कुछ जवाब देना जरूरी समझता हूँ। ये देखिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो सेनेटर साहब हैं वो फरमा रहे थे, वो बड़ा जमहूरियत की भाषण दे रहे थे। जी देखिए, जमहूरियत की जो बुनियाद होती है वो इलेक्शन होते हैं। जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है आपने फॉर्म 47 के जरिए हमारा मैंडेट पे डाका डाल दिया, तो उसके बाद आपकी जमहूरियत के भाषण दे रहे हैं। और जी इसके बाद ऐसा करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल पार्टी इनका एक बंदा बुला लिया कर, क्योंकि दोनों हुकूमत में दोनों का सेम मौक़िफ़ होता है, दोनों की बातें सेम होती है, दोनों हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अलग अलग आप उनसे सवालात करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि एक नुमाइंदा बुलाएं, उसके साथ आप लिख ले मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी। नहीं सर, मैंने घुमरो साहब से इस तरह की बात नहीं की जिस तरह बलोच साहब से की है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों से सेम क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है वो भी एक पार्टी है और उनका भी एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। किधर पार्टी है जी? हुकूमत है, दोनों हुकूमत पे बैठे हुए हैं। एक को बुला लिया करें तो सवाल जवाब जो होगा फिर आसान होगा। जी देखिए,
पहली बात ये कि अली गौहर साहब फरमा रहे हैं कि जी सर ये तो सियासत का हुस्न है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी के साथ नहीं बैठती तो वो और बात है, लेकिन बाकी दीगर जब आप आजकल आप लोग बैठ रहे हैं, उसको मजबूरी कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन दीगर जमातों का तो हक है ना एक दूसरे के साथ कोलिशन करना, बैठना। आपका प्रोग्राम जब ऑन जाएगा तो आप देखिए कि आपने मुझे कितना इंटरप्ट किया, हालांकि मैं स्टूडियो में भी नहीं बैठा, और इनको कितना इंटरप्ट किया। इनको आप बिल्कुल फ्रीली बोलने दे रहे हैं। आपके फ्री माहौल देने से, इनके बोलने से कौम ने इनके ऊपर यकीन नहीं करना। आप मुझे इंटरप्ट करते अली गौहर साहब। खट्टर साहब, मैंने गौहर साहब को भी बिल्कुल वाजे लफ्जों में भी कहा कि स्मोक के हवाले से आपका कोई वाजे मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मैंने ऐसा नहीं है जी, जब वो मेरी तरफ आ रहे थे, अगर आपने मुझे नहीं बोलना देना तो ठीक है, आप बोलते रहे। बोले खट्टर साहब, बोले, बिल्कुल बिल्कुल आप कहा कि सर बोले, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जी देखिए, अली गौहर फरमा रहे हैं कि एक पता नहीं कोई फरिंद इन्होंने एक लैब बनाई हुई पंजाब में, हर प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ कर इसका जिक्र करते हैं। एक डंक हॉस्पिटल बताएं कि जिसमें मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का इलाज पॉसिबल हो। खुद के इलाज के लिए लंदन भागते हैं, खुद के इलाज के लिए जिनेवा जा रहे हैं, खुद के मेकअप क्या कहते हैं उसके सवरना, जो मेकअप यूज के लिए कहूंगा, मुझे इतना इससे मौजूद लफ्ज आता नहीं है। ये देखिए, अपने मेकअप के लिए जिनेवा तक जा रहे हैं, और इधर पंजाब के लोगों के लिए क्या है? देंगा। उनके लिए अस्पताल नहीं है। फोग जी तनकीद हो रही जी, हम तनकीद क्यों करेंगे? फोग तो है। आप लाहौर जाएं, अपना कैमरा उठाएं, लोगों से पूछे। जी देखिए, स्मोक की कंट्रोल के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी थी। हमने, हमारी हुकूमत ने कोशिश की थी। इमरान खान साहब ने बिलियन ट्री सुनामी मुतारिफ कराया था कि जब तक आप दरख्त नहीं लगाएंगे, जब तक आप प्लांटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ये एनवायरमेंटल इश्यूज आपके आएंगे और ये मजीद बढ़ेंगे। बजाय इसके कि अपने फेल्योर को तस्लीम करें कि अगर हम पिछले 40-45 साल में कोई 4-5 बड़े जंगल बनाते लाहौर में, लाहौर के एडजेसेंट एरिया में, तो ये इश्यूज ना होते। इसके बावजूद ही उन चीजों को डिफेंड कर रहे हैं। जी देखिए, कुछ चीजें नेशनल डिजास्टर होती हैं, लेकिन उन डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए आपने अपनी पॉलिसीज बनानी होती है। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में हमने 1 अरब से जायद के दरख्त लगाए इसी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कि हमारा एनवायरमेंट जो है वो मौजूद रहे, वो बेहतरीन रहे। लेकिन जी देखिए, जब हमारी हुकूमत आई, हमने लाहौर में प्लांटेशन शुरू कराई। इन्होंने तो इधर पुल बना दो, उधर पुल बना दो, इधर रोड खोद दो, उधर रोड खोद दो। जी सब चीजें रोड नहीं होती। रोड से आपका एनवायरमेंट कंट्रोल नहीं होना, तो ये वो चीजें हैं। अभी ये कह रहा कि बड़ी मेहनत, ये तो खट्टर साहब स्मोक का हो गया ना। गवर्नर साहब ने जो कहा है उसका भी जरा जवाब दे दीजिए कि एक हुकूमत गंडापुर साहब की है, दूसरी हुकूमत बुशरा बीबी की है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में वाकई ऐसा हो रहा है? ये देखिए, बुशरा बीबी मुहतरमा जो है वो तकरीबन उनको 8-10 दिन हो गए कि वो जेल से आई हैं। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि वो गैर सियासी खातून है, वो सिर्फ खातून अव्वल रही हैं। वो इमरान खान साहब की जोजा है। मैं आपको हल्फन ईमानन बोल सकता हूँ, आप किसी भी खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी मिनिस्टर से पूछ ले कि उनको कोई भी डायरेक्शन उनकी तरफ से आई हो कभी। जी देखिए, वो एक बापर्दा खातून है। हम उनसे मिलते भी नहीं, हमने उनको देखा तक नहीं, सिवाय इसके जो या उनकी जो अपीयरेंस होती है मीडिया के ऊपर या ज्यादा से ज्यादा अडियाल आने जाने में। ये मैं आपको पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कह रहा जी। उस खातून को अल्लाह का वास्ता है पॉलिटिक्स में ना लाएं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है। जी देखिए, अगर हम मरियम नवाज के ऊपर तनकीद करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। अगर वो पॉलिटिक्स में ना होती, जी देखिए, बेगम कुलसूम नवाज वो जो है वो फौत हो चुकी है। उनकी इंतहाई करीबी दस्ते राज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। वो जो तैनातियां पंजाब भर में होती रही हैं, पाकिस्तान में होती रही, दौरे हुकूमत में, वो सियासत नहीं। क्या सबूत है आपके साथ? सबूत है आपके पास? सर जितनी तनकीद होती रही, फिर वापस क्यों नहीं बुलाया? मैंने तो नाम नहीं लिया। मैं अभी आपके ऊपर कर दूं, मैं अभी आपके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दूं। अली गौहर लोग की जी देखें, अगर चीफ मिनिस्टर कौन था? इल्जाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाने में माहिर है। चले घुमरो साहब नहीं जी, आपका भी ये काम है जी। हम इल्जाम नहीं लगा रहा जी। देखे, अली गौहर लोगों की गवर्नमेंट है पंजाब में। अगर बुजदार ने कोई गलत किया है, कोई डाका डाला है, कोई अवाम के टैक्स के पैसे चोरी किया है, तो पकड़े उसको। क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़े जाए उसको। एक पुरस्कार से उसकी जान छूट गई। वो तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं रहे। वो तो आप वसीम अकरम प्लस तो पकड़ लेना। सबसे पहले भाग गए टीम। क्या हम डिफेंड कर रहे हैं? घुमरो साहब, क्या हम डिफेंड कर रहे हैं? उन्होंने कोई गलत काम किया तो पकड़े, सुभान अल्लाह, जाए। ठीक है। खटक साहब, आपका मौक़िफ़ सामने है, काबिल मोहतरम है। आप घुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यार मुश्किल वक्त में मौजूदा हुकूमत का साथ दे रही है। 26वीं तरमीम में के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब के बगैर वो पूरी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कारकुनान शिकायत कर रहे हैं पंजाब में, गवर्नर पंजाब शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें खुल के वहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो फिर हर मुश्किल वक्त में आप लोग साथ दे रहे हैं, कारकुनान शिकायत कर रहे हैं कि हमें इसके बदले में सिला क्या मिल रहा है?
देखिए, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब ने शुरू में ही जो है वो क्लियर कर दिया था कि हम नेशनल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से कि पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रहना चाहती है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं आना चाहती है। वो कहती है कि हम मिलिट्री से बातें करेंगे और हम तहरीक चलाएंगे, और हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स अगर नहीं होंगी चीफ जस्टिस की, चीफ आर्मी स्टाफ की, हमारी मर्जी की। और ये खुद कहते हैं कि हम जमहूरी पार्टी हैं, लेकिन इनका तो पत्ता भी नहीं हिलता। इनके दूसरों को कहते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इनके लीडर के बगैर इनकी पार्टी में पत्ता नहीं हिलता। इनको जमहूरी होने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये जमहूरी पार्टी नहीं है और इनको एक कल्ट है, ये उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इनको बहुत टाइम लगेगा। हम तो जमहूरी पार्टी, हम तो मुल्क के मफाद में जो है, जाहिर है गवर्नमेंट तो बननी है, गवर्नमेंट के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। और गवर्नमेंट किस पार्टी की बनेगी? जाहिर है जो अक्सर दिखाएगी ऐवान में उस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। और हम पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल प्रोसेस में जो शामिल होंगी वही गवर्नमेंट बनाएगी। तो हम नवाज लीग, मुस्लिम लीग नवाज का इस वजह से नेशनल इंटरेस्ट में साथ दे रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट तो बननी है और प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट बननी है। तो इनका तोहफा क्या है? पंजाब के लिए भोजदार और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर। इनकी लीडरशिप तो देखिए ना, ये तो मतलब कि इनका तो पार्टी में किसी वर्कर का, किसी लीडर का कोई मतलब कि दूसरी। गोलू साहब, कायम अली शाह भी तो हमारे सामने मिसाल रहे हैं, अगर आप बुज़ार पे तनकीद करते हैं। नहीं, वो बिल्कुल कायम अली शाह हैज बीन डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उसमें हमारी पार्टी में मशावरत होती है। बुज़ार साहब या गंडापुर साहब डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर ही यहाँ इनका क्या है? ये कोई भी मौक़िफ़ लेकर जाए, वो दूसरे दिन वो रद्द हो जाता है। वो कहता है कि नहीं भाई, ये नहीं करूंगा। तो ये तो वन पार्टी, ये तो डिक्टेटरशिप है ना पार्टी में। इनके जमहूरियत कहाँ है? सर, बुज़ार साहब भी डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर थे ना, अभी गंडापुर साहब भी डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर। उनकी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीती है, तो उनका चीफ मिनिस्टर जिसको मर्जी बना, उनका हक है सर। नहीं, वो तो है, लेकिन देखिए ना, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो इनको कंपेयर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल इनका था बोजदार था पंजाब में, अभी अली अमीन गंडापुर है। उसके बारे में क्या राय क्या है लोगों की कि भाई वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, केपी में क्या परफॉर्म कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर है, बोजदार ने क्या पंजाब में परफॉर्म किया? ये तो दूसरों को कहते हैं ना। तो ये किस तरह से अपने बंदे जो मुकर्रर करते हैं? हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मे जो सूबा है, उसके सबसे बड़े शहर का जो हाल है वो सबके सामने है। मेरे पास वक्त कम है, खता कलामी की माजरत चाहूंगा सेनेटर जमीर। नहीं, हमारा देखें, आज भी जो रैंकिंग है कराची की, वो सबसे पाकिस्तान में जो है बहुत कम रैंकिंग है। कराची में तो बिलावल साहब का जो है मैसेज आया है कि आए कराची आए, वहाँ जो है वो हालात बेहतर हैं लाहौर में, और जो दूसरे शहर हैं आप उसकी भी इंडेक्स देखें, हमारी भी इंडेक्स देखें। लेकिन ये तो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कराची में स्मोक और फॉग की बात नहीं हो रही है। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका तो खैर बुरा हाल हो चुका है। बहरहाल मेरे पास वक्त कम है। ज़मीर घुमरो साहब, अली गौर बलोच साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से 2 बड़ी और अहम कार्रवाइयाँ की हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई के बारे में। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 24 घंटों में 2 अहम कामयाबियां हासिल की हैं। सिंध के वज़ीर दाखिला गुज़िश्ता रोज़ कराची में चीनी इंजीनियरों पर खुदकुश हमले के सहूलतकारों को गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हैं। और आज IG खैबर पख्तूनख्वा ने 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन पेशावर में जो खुदकुश धमाका हुआ था उसके सहूलतकार की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया है। IG पुलिस अख्तर हयात खान के मुताबिक सहूलतकार मुलजिम मोहम्मद वली का ताल्लुक पुलिस से है, जिसने सिर्फ 2 लाख रुपए में खुदकुश बम्बार को बाड़ा खैबर से पेशावर लेकर आया था और मुलजिम कालदम जमात का कारकुन भी रहा है। जबकि जो कराची खुदकुश धमाकों के मास्टरमाइंड हैं उन समेत खुदकुश बम्बार की सहूलतकार खातून साथी, रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये यकीनी तौर पर बड़ी कामयाबियां हैं जिससे दहशतगर्दों के मजीद नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिलेगी और यकीनी तौर पर दोस्त मुल्क चीन का दबाव भी कम होगा। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं सिक्योरिटी इदारों को। आप क्या समझते हैं जो अहम बात सामने आई है इसमें, वो ये कि तो काली भेड़ें पुलिस के अंदर मौजूद हैं वो भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। कितना ज़रूरी हो गया पुलिस की स्क्रीनिंग करना, इस तरह के की जो काली भेड़ें हैं उनको मज़ीद बेनकाब करने के लिए, बाहर निकालने के लिए? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट इन योर प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एक पूरा नेटवर्क है
जिसमें इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, और पाकिस्तान इस वक्त विक्टिम है प्रॉक्सी वॉर का और वॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मिक्स के साथ, जो कि इंडिया की तरफ से आ रहा है हमारी तरफ वाया अफगानिस्तान। तो ये पूरा एक इंटरनेशनल वेब आप समझ लें टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान उसका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, चाइना खास तौर पर जिसके सीपेक के हमारे इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसके साथ हमारा मिला हुआ है, तो ये एक पूरा नेटवर्क है। देखिए इस टेररिज्म को स्पॉन्सर, जो मेन स्पॉन्सर है इसका, वो तो है इंडिया, और उसको क्लाइंट्स की सूरत में टीटीपी हो गई और इस तरह की काली भेड़ें जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, ये जैसे वली है, इस तरह के लोग यहाँ पर पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और अफगानिस्तान की सरजमीन इनको प्लानिंग के लिए, इनको लॉजिंग के लिए, बोर्डिंग के लिए, इनको वेपन इक्विप करना, इनको खुद कुछ जैकेटें देना, और ये सारा सिलसिला अफगानिस्तान के अंदर से हो रहा है। तो ये एक पूरे नेटवर्क का पाकिस्तान इस वक्त विक्टिम हुआ है, निशाना है। और ऑफ कोर्स एक उनको पाकिस्तान एक प्लांट स्टेट में, एक सबसर्विएंट स्टेट की सूरत में चाहिए, उनको एक तवाना, एक न्यूक्लियर पावर जो इफेक्टिव हो रीजन में, वो उनके लिए सूट नहीं करती। फिर इंडो पैसिफिक की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जाहिद महमूद साहब, अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगान गवर्नमेंट को जो बुरी सेटअप है उसको मुतनब्बी भी किया, इसको लेकर इंटरनेशनली भी इस मामले को उठाया। मज़ीद क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है ये बताने की दुनिया को कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रही है। देखिए अफगानिस्तान में ये उम्मीद की जा रही थी, मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ओवरऑल एक पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, अफगान अवाम के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने माजी में भी, माजी करीब में भी और उससे पहले भी अफगानिस्तान को बहुत चांस दिया है कि वो अपने जो गवर्नेंस के तरीक़ाकार है या जो पाकिस्तान की तरफ उनकी अप्रोच है वाया टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इसको अमेंड करे, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर गवर्नेंस बेहतर होगी, कोई ऑर्डर आएगा, लेकिन देखिए हमें समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये किसी पॉपुलर पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस या प्रेसिडेंशियल प्रोसेसेस के जो रूल्स के प्रोसेसेस होते हैं उससे तो ये बनी नहीं है। ये बाय प्रोडक्ट है अफगान वॉर का, और ये जो गोली और बंदूक है और टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इनका मेन इंस्ट्रूमेंट रहा है पॉलिसी का, चूंकि ये वॉर की पैदावार है। अब देखिए उनको चैलेंजेस है, जब पाकिस्तान उनको सबूत देता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब सबूत देता है, तो वो चूंकि भारत की एक्सेप्टेंस है, उनको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अपना वॉच डॉग चाहिए, उसकी केयर करते वो पाकिस्तानी सबूत, जितने भी हम सबूत देते हैं उनको इग्नोर करते हैं। भारत तो इग्नोर करना ही करना है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस वॉरफेयर का वो यही है, डिनाइबिलिटी, कि वो डिनाई कर दे कि हम ये एक्टिविटी नहीं कर रहे। अफगानिस्तान की हुकूमत को आप जब सबूत देते हैं तो वो इसको डिनाई इसलिए करते हैं कि वो अगर टीटीपी के खिलाफ या इन खवारिज के खिलाफ एक्शन लेंगे तो उनके अंदर डिवीजन होने का खतरा है, उनके अपना पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो सबसे बड़ी बदनसीबी मैं कहूँगा पाकिस्तान से भी ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों की है, उनकी अवाम की है, कि जिनके ऊपर एक ऐसी अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई है जो अपनी वहां पे गवर्नेंस तो कर नहीं सकती, लेकिन वो टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट बनाकर, और लॉट ऑफ मनी इज। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अबूरी सेटअप की गिरफ्त कमजोर है वहां पर? गिरफ्त तो तब कमजोर होगी जब गिरफ्त होगी, मैं तो कहूंगा उनकी गिरफ्त ही नहीं है, दे डोंट हैव द कंट्रोल। तो विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो, या जो भी वहां पे पावरफुल सर्कल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पता नहीं कितने फ्रीलांस ग्रुप वहां पे अपने अपने लोगों को कमांड करके और ये टेररिज्म का पैसा ले रहे होंगे। देखिए भारतीय कौंसल खाने वहां पे देख लें, नंबर ऑफ कॉन्सुलेट्स देख लें, एम्बेसी उनकी देख लें, तो वो जहां जहां से रिक्रूट कर सकते होंगे वो उनकी टोटल डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि अब वहां से न सिर्फ पाकिस्तान, देखे अफगानिस्तान में 24 से 25 प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें से 15 और 16 तो पाकिस्तान के खिलाफ काम करती हैं। उसके अलावा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिनकी रीच चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वहां पर भी टेररिज्म भेज रही हैं। भारत ऑलरेडी इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट का अब तो प्रोनाउंस, लोग कनाडा ने अनाउंस कर दिया कि भारत की तरफ से दहशतगर्दी जो सिखों के खिलाफ हुई है, अमित शाह को उन्होंने इम्प्लीकेट किया कि अमित शाह वाज रिस्पॉन्सिबल, वो मॉनिटर कर रहे थे
इनकी फिर जो अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात है। तो भारत का ये अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन चुका है, अब बुरी हुकूमत का अफगानिस्तान में निज़ाम ही नहीं है, तो उनकी एक्सेस मुख्तलिफ ग्रुप्स तक भी हो चुकी है। अब उनको पाकिस्तान के अंदर से ये जो काली भेड़े ना के इनको खवारिज के, इनका पाकिस्तान का इन्होंने न सिर्फ चेहरा मस्क किया है, मुझे तो वो 101 लाशों के बारे में मैं सोचता हूँ जो शहादतें हुई हमारे पुलिस वालों की, और उसके ऊपर रहकर फिर पॉलिटिकल नैरेटिव्स लोगों ने बनाए, फिर अपने जो पॉलिटिकल या पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को भूलकर अपनी चीजों को सामने ले आते हैं। उसका मुझे बड़ा अफसोस है। फॉल्स नैरेटिव्स, एक दूसरे को बदनाम करने का तो जो मेन टारगेट होते हैं या जिनको हमने मेन आइडेंटिफाई करना है वो हम पीछे छोड़ देते हैं, और हम डोमेस्टिक अपनी एक अपने लिए वेब बना के उसमें खुद फंस जाते हैं, अपने इदारों को बदनाम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जाहिद साहब, एक और मामले पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि बड़ा जो खतरनाक भी होता जा रहा है, इस्लामाबाद और लाहौर की जामियात को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वहाँ पर लिसानी तंजीमें बनी हैं उनके स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटीज़ को पाक करने के लिए, जामियात को, तालीमी इदारों को पाक करने के लिए इन दहशतगर्दों के असर से क्या इक़दाम होने चाहिए? अच्छा देखिए, मैं इसको ना ऐसा कहूँगा कि आप यूथ तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है पूरे पाकिस्तान का। हाइब्रिड वॉरफेयर को अगर आप इसके करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ लें और इसको देख लें तो ये पूरा यूथ, उसके अंदर होप ही खत्म कर दी जाए पाकिस्तान की, और हर शख्स जो है यहाँ पे एक शक की नजर से देखा जाए, तो यूथ तो टारगेट यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हो सके। लेकिन देखिए, हमें होल ऑफ ए नेशन अप्रोच करनी है। हर पाकिस्तानी ने पाकिस्तान का दिफा कर रहा है अपने इर्द गिर्द के माहौल में, और अपने खास तौर पे घर में अपने बच्चों के ऊपर कि उनकी एक्सेस सोशल मीडिया कहां तक जा रही है। अब देखिए ना, पाकिस्तानी कौम को मैं ठीक है, खता कलामी की माज़रत चाहूँगा, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एक बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों पर नज़र रखनी पड़ेगी कि एक्सेस उनकी कहाँ तक जा रही है। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस सरजमीन पाकिस्तान से दहशत गर्दों का कला कमा करने में मसरूफ़ अमल है, और इस तरह के ऑपरेशन से बचे कुचे दहशत गर्दों की कमर टूट चुकी है, और जो बच गए हैं वो या तो जल्द जहन्नुम वासिल होंगे या कानून की गिरफ्त में होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।